प्यारे बच्चों, ऑसिलेशन चैप्टर का बहुत खौफ है, बट बिलीव मी, एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ उतना ही पढ़ लेते हो, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ऑसिलेशन से बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आता है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, और ऑसिलेशन से मेनली आपको डेरिवेशन देखने को मिलेगा। यानी कि जो आज हम पढ़ेंगे इनफ है आपके एग्जाम्स के लिए। बस आपको जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा उसको ही करना है, यानी इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। सो अब देखो, ऑसिलेशन का खौफ क्यों है? क्योंकि लोगों को लगता है यार ऑसिलेशन कुछ अलग ही चीज है, गजब ही चीज है। लेकिन ऑसिलेशन जो है ना, कुछ भी नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ मोशन। ये मोशन का एक प्रकार है, काइंड ऑफ मोशन, काइंड ऑफ मोशन। यानी ऑसिलेशन को डरने की जरूरत नहीं है, ऑसिलेशन से डरने की जरूरत नहीं है, ये काइंड ऑफ मोशन है। अब तुम बोलोगे काइंड ऑफ मोशन से क्या मतलब है? जैसे हम कहते हैं कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो आप बोलते हो स्ट्रेट लाइन मोशन, कोई सर्कल में है, सर्कल में, तो आप बोलते हो सर्कुलर मोशन। उसी प्रकार से ऑसिलेशन एक स्पेशल प्रकार का मोशन है। सर समझ नहीं आया, मैं ऑसिलेशन को समझाता हूं। देखो, देखिए, ऑसिलेशन को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करो आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, इस स्प्रिंग से कुछ चीज कनेक्टेड है, एक बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स कनेक्टेड है, और आपने क्या किया, इस बॉक्स को आगे फोर्स लगाया, ऐसे खींच के छोड़ दिया, खींच के आपने छोड़ दिया, इसको ऐसे खींचा, आगे खींचा और छोड़ दिया। तो यहां पर स्प्रिंग जो है ना, हम कहते हैं कि ये स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे। अगर आप एक स्प्रिंग को खींच के छोड़ दोगे तो स्प्रिंग ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा। तो ऐसे ही मोशन को ऑसिलेशन कहा जाता है, वेरी सिंपल। तो ऑसिलेशन में क्या होता है? तो ऑसिलेशन एक काइंड ऑफ मोशन है जिसके अंदर बैक एंड फ्रॉथ होता है। अब तो बोलोगे ये क्या है बैक एंड फ्रॉथ? बैक एंड फ्रॉथ का ये मतलब होता है, समझाता हूं। जैसे कि स्प्रिंग था, जैसे कि स्प्रिंग था, स्प्रिंग, अगर आप इस स्प्रिंग को देखते हो तो हो क्या रहा होगा, स्प्रिंग आगे जा रहा होगा तो आगे को बोलेंगे फ्रॉथ, या फोर्थ होता है, सॉरी, फ्रॉथ या फोर्थ, ठीक है, बैक एंड फोर्थ बोलते हैं, मैं फ्रॉथ बोल दे रहा हूं, ठीक है। स्पेलिंग पे टेंशन मत लो, बैक का मतलब आपको पता ही, देखो ये आगे जा रहा है तो इसको फ्रॉथ बोल देंगे, और पीछे जा रहा है तो इसको बोल देंगे बैक। बात समझ पा रहे हो? तो ऑसिलेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें जो भी बॉडी होता है आगे पीछे आगे पीछे। देखो हिंदी में बता दूं मैं आपको, तो इसका मतलब होता है पीछे, और इसका मतलब होता है आगे। इसका मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने कहा था कि स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है तो उसको ठीक कर लेना, यहां पर ये होगा फोर्थ, है ना, फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, यानी कि फोर्थ मतलब फ्रंट, बैक मतलब पीछे, तो यही ऑसिलेशन है। लेकिन अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यार कुछ बेसिक टर्म पहले समझो, बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स में हमारे पास एक टर्म है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन। कई बार ना एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि यार ये पीरियोडिक मोशन और जो तुम ऑसिलेशन की बात करते हो, ऑसिलेशन, ये दोनों में फर्क क्या है? ऑसिलेटरी मोशन, इसका नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन। अबे यार, ऑसिलेटरी मोशन, तो इन दोनों में फर्क क्या है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, देखिए समझिएगा, पीरियोडिक मोशन, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट करेगा और स्टार्ट करते हुए 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 वहीं पर लौट जाता है। देखो, तो यहां पर क्या हो रहा है, पार्टिकल का सेंस ऑफ रोटेशन, देखो रोटेशन इस प्रकार से है कि जब वो स्टार्ट कर रहा है तो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। पीछे मुड़ के ना देखने का मतलब है इसका एरो आगे है, यहां पर भी एरो आगे है, यहां पर भी एरो आगे है। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, पीरियोडिक मोशन में आप ऐसा कह सकते हो कि इसके अंदर बैक एंड फोर्थ नहीं हो रहा, इसके अंदर बैक एंड, जो मैंने आपको कहा था फोर्थ, नहीं हो रहा, नो बैक एंड फोर्थ, इसमें बैक फोर्थ नहीं है। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, पार्टिकल ने जहां से स्टार्ट किया है घूम फिर के वहीं पर लौट जाता है, घूम फिर के वहीं पर लौटता है, लेकिन जो सेंस ऑफ रोटेशन है, उसका सेंस ऑफ रोटेशन या कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होता। अब देखिए, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा, सपोज करो कि हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम, ये पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम जो है अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो क्या होगा, पहले ये आगे जाएगा, फिर ये पीछे आएगा, फिर ये थोड़ा और पीछे आएगा, ऐसे होगा कि जो पेंडुलम होता है ऐसे 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 करता रहता है, ऐसे ऐसे। तो यहां पर आप फील कर पा रहे हो क्या है कि जो, समझो या स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, ये पेंडुलम था, आप स्प्रिंग का एग्जांपल भी ले सकते हो। अरे कुल मिला के एक बॉल को लटका दो रस्सी से, एक बॉल को लटका दो रस्सी से, आप उसको टच करो तो वो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे। तो बहुत सिंपल, ऑसिलेटरी मोशन में बैक एंड फोर्थ होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन में बैक एंड फोर्थ नहीं होता है, बैक एंड फोर्थ नहीं होता, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे नहीं होता, और ऑसिलेटरी में आगे पीछे होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बैक एंड फोर्थ होता है, ये दोनों इसके अंदर खास बात है, बैक एंड फोर्थ। अब देखिए यहां पर एक बात समझना ध्यान से, ये जो आपका पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल ना अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है तो घूम के यहीं पर आ जाता है, और ऑसिलेटरी मोशन में भी यही हो रहा है एक्चुअली में। आप देखोगे, मान लो मैं कहता हूं स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले स्प्रिंग थोड़ा आगे जाएगा और फिर पीछे आएगा, तो लौट तो ये भी रहा है इसके ऊपर, लौटता तो ये भी अपनी पोजीशन पे है। अगर हम एक स्प्रिंग को ऐसे खींच दें तो स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो यहां पर भी क्या होता है कि जैसे अगर स्प्रिंग को आगे किया तो स्प्रिंग पीछे भी आएगा, तो हो क्या रहा है, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आगे गया तो पीछे आया। यहां पर क्या है, एक ही सेंस में चल रहा है, और जहां से स्टार्ट किया था वहां पर ये भी लौटता है,
यानी दोनों ही लौटते हैं, पर ये मुड़ के पीछे नहीं देखता, ये मुड़ के पीछे देखता है। यानी अगर ये पीरियोडिक मोशन है तो ऑसिलेटरी मोशन भी हम कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक की तरह बिहेव करता है। तो ऑसिलेटरी मोशन भी हमारा पीरियोडिक मोशन की तरह ही बिहेव करता है। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने, कि हमारा ऑसिलेटरी मोशन भी कहीं ना कहीं पीरियोडिक की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? पीरियोडिक में क्या होता है, पीरियोडिक में अगर पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया तो लौट के यहीं पर आ रहा है। उसी प्रकार से अगर एक स्प्रिंग को हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आगे जाके पीछे लौटेगा, यहां पर ये लौटेगा, बिल्कुल लौटेगा। और अगर लौटेगा तो हम कहेंगे ये भी पीरियोडिक की तरह बिहेव कर रहा है। तो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में कितने का फर्क है जी? ये लौटता है अपनी जगह पे, हाँ जी, ये भी लौटता है अपनी जगह पे। अच्छा जी, तो सर इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें ये फर्क है कि ये बैक एंड फोर्थ नहीं करता और ये बैक एंड फोर्थ करता है। समझ में आ गया? बड़ा आसान था, अब नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कुल मिला के हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन है वो भी पीरियोडिक मोशन की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि अगर स्प्रिंग आगे गया है तो स्प्रिंग पीछे भी आएगा। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है तो पार्टिकल वहीं पर लौटता है। बस इसमें क्या फर्क है कि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसमें क्या है, अगर आगे गया है तो पीछे आने के लिए उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। तो क्या ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन का हिस्सा है? यस, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन का हिस्सा है, क्योंकि पार्टिकल वापस आता है, जैसे इसमें पार्टिकल लौट के वापस आया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों, जब ये सब बातें हम पढ़ लेते हैं तो हमें क्या क्या बातें समझनी होती है। देखिए, अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या बात समझनी है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपने कभी साइन थीटा का ग्राफ देखा हो तो आपका जो साइन थीटा का ग्राफ है कुछ ऐसा आता है। अब देखिए ये ग्राफ भी कैसा है, देखो इस पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस उसी पॉइंट पर आ गया, जैसे हमारा उसमें हो रहा था, ऑसिलेशन में हो रहा था। जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमारा, अगर ये हमारा स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को हम ऐसे आगे अगर धक्का देंगे तो पीछे भी लौटेगा। तो वो कह रहा है, देखो जैसे ये ऊपर गया, नीचे गया और यहां पर लौट आया, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट किया और घूम के दोबारा उसी लेवल पे आ गया। तो हमारा साइन थीटा, जो हमारा साइन थीटा है, कहीं ना कहीं एक ऑसिलेशन जैसा है। ये भी ऑसिलेट कर रहा है ऊपर ऐसे ऐसे, ठीक है। और कह सकते हैं जो कॉस थीटा का ग्राफ अगर आप देखोगे, कॉस थीटा का ग्राफ देखोगे तो वो भी ऐसा ही होता है। ये भी लौट रहा होता है आगे पीछे, जैसे समझो इसमें क्या होता है, ऑसिलेशन में आगे पीछे, वैसे ये भी देखो ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे आपका ये ऑसिलेटरी मोशन है, जैसे ऑसिलेटरी मोशन है, इसमें पार्टिकल आगे पीछे, फिर आगे पीछे, आगे पीछे। स्प्रिंग कैसे करता है, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। उसी प्रकार से हमारा साइन और कॉस का भी नेचर है। यानी इस चैप्टर के अंदर मैथमेटिक्स में हम साइन और कॉस का इस्तेमाल करेंगे। यानी इस चैप्टर में जो मैथमेटिक्स होगी, मैथमेटिक्स, उसमें हम साइन थीटा और कॉस थीटा का इस्तेमाल किया करेंगे, क्योंकि हमारे थ्योरी, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है और जो हमारा मैथमेटिकल नॉलेज है, दोनों एक जैसा है। थ्योरेटिकल नॉलेज में आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, और मैथमेटिकल नॉलेज में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो दोनों का नेचर एक जैसा है। अब देखो यहां पर हम लोगों को असली में ऑसिलेशंस नहीं पढ़ना होता है। असली में हम लोगों को प्यारे बच्चों ऑसिलेशंस नहीं पढ़ना होता। हम लोगों को पढ़ना होता है यहां पर सिंपल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना होता है, हार्मोनिक मोशन। अब तुम बोलोगे सर ये क्या चीज है, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखिए ऑसिलेशन एक बहुत टफ चीज होता है, टफ, ये TOUGH, बहुत टफ चीज होता है। क्योंकि 11th क्लास के बच्चों को ऐसा कहा जाता है कि देखो ऑसिलेशन का एक सिंपल केस पढ़ाओ, सिंपल केस। ऑसिलेशन का जो सिंपल केस होता है उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि SHM कहलाता है। तो हमारे सिलेबस में हमें SHM ही पढ़ना है। तो सर SHM क्या होता है? SHM ऑसिलेशन का सबसे इजी वाला हिस्सा है। यानी अगर एक पेंडुलम है, मान लो एक रस्सी है, रस्सी से बॉल लगा दिया, अब इस बॉल को मैंने ऐसे टच कर दिया, टच, हाथ से ऐसे मार दिया, बॉल को हाथ से ऐसे मार दिया, तो ये ऑसिलेट करेगा। कैसे? ये बॉल पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये ऑसिलेशन है। लेकिन अब हम इसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलोगे? क्योंकि ये सबसे सिंपल वाला केस है। तो सर ये हार्मोनिक वर्ड आपने क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि हार्मोनिक का मतलब होता है रिपीट होना, रिपीट। हार्मोनिक का मतलब होता है रिपीट होना, रिपीट। जैसे होता है हार्मोनियम, हार्मोनियम में क्या होता है बताओ? सा रे गा मा पा धा नी सा, रिपीट हो गया, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा रिपीट हो गया, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जैसे हार्मोनियम में चीजें रिपीट होती है, हार्मोनियम में स्वर, जो नोट्स होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजिकल नोट्स, रिपीट होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो रिपीट हो गया, सा से स्टार्ट हुआ, सा पे रिपीट हो गया। तो जो हार्मोनिक का मतलब ही होता है रिपीट होना। तो अभी हम ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी क्या हो रहा है बताओ? रिपीट हो रहा है, रिपीट। यहां से स्टार्ट किया, आगे गया, पीछे आ गया। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा ऑसिलेशन टफ होता है, तो 11th क्लास के बच्चों को सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया जाता है। लेकिन जब जेई या जेई एडवांस या कॉलेज में जाओगे तो आपको प्रॉपर ऑसिलेशन पढ़ने का मौका भी मिलेगा। अब प्यारे बच्चों ये सब चीजें जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? तब हमारे पास आता है प्यारे बच्चों बहुत ही बेसिक बेसिक और सिंपल सिंपल चीजें जो हमें समझनी है। वो क्या है कि सर आप ऑसिलेशंस के बारे में सिंपल ज्ञान तो दे चुके हो। अब देखिए, अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हमें पढ़ना है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बला है, बड़ा आसान। देखिए क्या किया गया, एक सर्कल माना गया, ठीक है, एक सर्कल माना गया जिसका सेंटर को बोला गया O, या कुछ भी बोल सकते हो, और इसके रेडियस को बोला गया है A, है ना, रेडियस इसका A है, यानी ये जो रेडियस है, रेडियस, ये जो डिस्टेंस है रेडियस, रेडियस को बोला गया A, तो रेडियस इसका A है। अब एक दिमाग लगाया गया, बोला गया कि चलो हम मानते हैं कि हमारे पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया टाइम इक्वल टू 0 पर, हमारा जो पार्टिकल है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारा पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है तो बोला गया इसकी परछाई कहां होगी, तो इसकी जो परछाई है, मतलब हम टॉर्च मार रहे हैं, मान लो हमारा सर्कल में पार्टिकल यहां पर है और यहां से हम टॉर्च मारेंगे, तो टॉर्च मारेंगे ना, तो इसकी जो परछाई है, इसकी परछाई यहां दिखाई देगी, इसकी परछाई, यानी अगर हम टॉर्च मारेंगे यहां तो इसकी परछाई यहां दिखाई देगी। और जब ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाएगा, समझना आप ध्यान से, जब ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाएगा तो इसकी परछाई जो है, परछाई हमें यहां दिखाई देगी, और जब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा यहां, तो इसकी परछाई हमें यहां दिखाई देगी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जब हमारा पार्टिकल सर्कल में ऊपर गया, सर्कल में ऊपर गया, तो हमारा पार्टिकल यहां से ऊपर ऐसे गया। अब फिर अगली बार हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है हमारा ये वाला पार्टिकल अब लौट रहा है, हमारा पार्टिकल लौट के यहां आ गया, अगर ये लौट के आ रहा है तो इसकी परछाई कहां होगी, तो इसकी परछाई हमने देखा इसकी परछाई यहां होगी, यानी ये भी लौट के यहां पहुंच चुका है, यहां। और जब हमारा जो परछाई है ये लौट के यहां आएगा, तो इससे हमें ये सीखने को मिलेगा कि अच्छा, यानी हमारा पार्टिकल अब इसके सामने आ गया, इसके सामने यहां आ गया, और जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा यहां, तो इसकी परछाई यहां होगी, यानी पार्टिकल और नीचे आया, देखो ना ऐसे हो रहा है, हो क्या रहा है, समझ रहे हो बात को, हो ऐसे रहा है कि जब ये वाला पॉइंट ऐसे बढ़ा तो ये ऐसे बढ़ा, और जब ये ऐसे लौट रहा है, तो ये भी ऐसे लौट रहा है, और जब ये और नीचे जा रहा है तो ये और नीचे जा रहा है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला बंदा वापस ऊपर चला जाएगा। तो अगर एक बंदा सर्कुलर मोशन में है तो दूसरा बंदा कैसे मोशन में है, आगे पीछे वाले मोशन में, समझ लो, आगे पीछे, आगे पीछे, यानी जब कोई सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी परछाई को हम कह सकते हैं ऑसिलेशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। यानी सर हमें सिर्फ सर्कुलर मोशन पढ़ना है और चैप्टर खत्म, हाँ जी, आपको सर्कुलर मोशन पढ़ना है और सर्कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सर अब मुझे बताओ, अगर यहां पर ये बात तो हम समझ गए कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो सर दूसरा पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, यानी सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही बात है, हाँ जी एक ही बात है, सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ही बात है। बस सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल सर्कल में होता है तो उसकी जो परछाई है, उसकी जो आत्मा है वो किसमें होता है, आगे पीछे वाले मोशन में। अब हम जो भी चीजें करेंगे, अब देखो हम चाहते हैं क्या निकालना, हम चाहते हैं कि मान लो हमारा पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और हमारा पार्टिकल यहां पर है, यहां पर कहीं पर भी हो सकता है, अभी मैं अलग से आपको बना के दिखाता हूं। सपोज करो किसी ने बोला देखो यार ये सर्कल है तुम्हारा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और यहां पर हमने एक लाइन बनाया और हमने कहा देखो, हमने कहा जब हमारा पार्टिकल यहां था तो इसका पार्टिकल यहां पर होगा, उसकी परछाई। अब हमने कहा जी हमारा पार्टिकल यहां पहुंच गया है, यहां पहुंच गया है, तो इसकी परछाई कहीं यहां होगी। किसी ने बोला तुम ये डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, वाई, ये डिस्टेंस कितना है, मतलब नीचे से ये कितना ऊपर है, तो हमसे बोला यार तू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल निकाल के दिखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो पहली इक्वेशन हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हम कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए बड़ी खास बात है। ये है ना वाई को हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम बड़ा दिमाग लगाते हैं। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि हमें ये डिस्टेंस ये निकालना है वाई, एक्चुअली में यही हमारे वाई के बराबर होगा, समझो ये हमारे वाई के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है वाई, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पार्टिकल कितना ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट है वाई, तो अगर ये वाई है तो इसके सामने वाला ये डिस्टेंस भी वाई होगा, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम एक दिमाग लगाते हैं, हम एक काम करते हैं, पता क्या, हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, देखो इस पॉइंट को ऐसे जोड़ के हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। अब आप चाहो तो ट्रायंगल ये वाला भी बना सकते हो, थोड़ा इजी पड़ता है इस वाले से, ऐसे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल से क्या फायदा है, अगर ये आपका y है तो ये भी आपके y के बराबर हो जाएगा, हमें ये y ही निकालना है, y देखो कैसे, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मेन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला इक्वेशन, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमें y निकालना है, y मतलब ये हाइट निकालना है, क्योंकि ये हाइट इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। हमें पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि जीरो से पार्टिकल कितना ऊपर है। तो प्यारे बच्चों हम y कैसे निकालते हैं, हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, भाई सर्कल में कुछ एंगल होगा, वो एंगल है थीटा, तो हम यहाँ पर लगाते थे साइन थीटा। जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि साइन थीटा जो है खुद ही एक हार्मोनिक है, पीरियोडिक है, साइन थीटा खुद भी आगे पीछे होता रहता है, तो हम मैथमेटिक्स में साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का ये है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस ये है रेडियस जो कि a के बराबर होगा, सर्कल का रेडियस a के बराबर होता है, y बाय a, तो यहां से आपका y निकलेगा जो कि होगा a sin थीटा। तो ये a sin थीटा क्या है बेटा, ये जो a sin थीटा है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल की जो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, y मतलब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो यार, अगर तुम वीडियो को लाइक करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो मैं ऐसी सभी चैप्टर्स की वीडियोस लेके आऊँगा कम टाइम में, बहुत ही बढ़िया पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेन करके। तो कमेंट कर देना अगर समझ में आ रहा है, और लाइक कर देना हिंट के तौर पे कि आप मुझे पसंद कर रहे हो।
अगर आप मुझे पसंद करोगे ना तो तुम्हें ऐसा पढ़ा दूंगा कि पूरी दुनिया तुम्हें पसंद करेगी। लव यू ऑल। तो फिलहाल आपको याद क्या रखना है, आप लोगों को याद ये रखना है कि जो हमारा इक्वेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin थीटा। अब यहां पर मैं एक आपको केस दे रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है कि मान लो कोई हमसे कहे कि यार हमारे पास एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसा खेल है कि हमारा पार्टिकल जो है ना यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा है। देखो अभी आप लोगों ने पढ़ा कोई पार्टिकल ऊपर जाता है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a sin थीटा। अब मैं कह रहा हूं मेरा पार्टिकल यहां से स्टार्ट ना करके यहां से स्टार्ट कर रहा है और पहले से ही कोई एंगल दिया हुआ है हमें, कोई एंगल पहले से ही मतलब स्टार्ट यहां से कर रहा है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट और पार्टिकल कुछ एंगल चल चुका है, मान लो ये कुछ भी हो सकता है एंगल, मान लो लिखा हुआ है π/1 और π/6 लिखा हुआ है। तो हमारे पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंच गया। अब इस वाले एंगल को हम थीटा कहते हैं, थीटा, ये एंगल हमारा थीटा है। तो अब इससे क्या सीखने को मिला, आपको ये सीखने को मिला कि अगर पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और इस पॉइंट तक पहुंचा तो ये एंगल तो उसका थीटा है, लेकिन पार्टिकल पहले से भी कुछ एंगल चला हुआ है π/6, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, यानी पहले से कुछ एंगल वो चल चुका था। तो हम अपने इक्वेशन में करेक्शन कैसे कर सकते हैं, बोल सकते हैं a sin थीटा प्लस π/2 π/6 जो भी है, यानी अब हम टोटल एंगल लेते हैं हमेशा, तो टोटल एंगल क्या होगा बताओ, थीटा प्लस π/6। अभी जो π/6 है ये क्या है, पहले से चला हुआ एंगल, तो पहले से चले हुए एंगल को हम बोलते हैं इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज का मतलब होता है पहले से चला हुआ एंगल। अब प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा करेक्शन। अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं जो बचपन में आपने पढ़ा है, देखिए एक होता है ओमेगा, ये होता है थीटा अपॉन में टी, ये ओमेगा होता है प्यारे बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और थीटा होता है प्यारे बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि हम चाहे तो थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू में टी, थीटा हो सकता है ओमेगा इंटू में टी, तो ये बात ध्यान रखना थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हम लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू है हमारा a sin थीटा, और यहाँ पर जो थीटा है उसकी जगह पर हम ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो ओमेगा टी प्लस π/6। अब देखो मैं छोटी सी और आपको जानकारी दे रहा हूँ, इनिशियल फेज के लिए सिंबल होता है फाई, फाई इज द सिंबल फॉर इनिशियल फेज, तो आप π/6 की जगह पर सिंपल फाई भी लिख सकते हो। तो ये आपके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई जो बड़ा आसान है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई। बात समझ पाए? अब प्लीज इसको नोट करो फिर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, समझते हैं। तो इसमें देखोगे तो पार्टिकल पहले से π/4 चला हुआ है और उसके बाद उसने थीटा कवर किया है, तो इक्वेशन सिंपल होगा a sin ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पर a का मतलब क्या होता है सबको पता है, रेडियस, a का मतलब रेडियस है, साइन की जगह साइन, ओमेगा की जगह ओमेगा टी, और फाई की जगह पर π/4 आप डाल सकते हो। तो ऐसे आप इक्वेशन बना सकते हो। यानी अगर हम इक्वेशन सीख गए हैं ना तो अब आपको मजा आएगा। क्या मजा आएगा? देखो मजा ही आएगा प्यारे बच्चों कि अब जब आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को अगर आप जानते हैं तो अब यहाँ पर आप क्या क्या जान सकते हैं। पहला पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है a sin ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर फाई अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना ऐसी कोई बात है नहीं। फाई का मतलब होता है इनिशियल फेज, ठीक है, पर मैं तो कहता हूँ कि मत लिखो, जब दिया हो तो क्वेश्चन में लिख लेना, बाकी ऐसी कोई नीड है नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अगर पता है तो आप वेलोसिटी की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी कैसे आता है सबको पता होना चाहिए। देखो वेलोसिटी जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है, dy/dt, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। देखो a की जगह पर आपका a रहेगा, जो साइन का डिफरेंशिएशन है, साइन का सिंपल होता है cos, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, cos, और ये ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी रहेगा। लेकिन एक बात हमेशा रखना, जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो टाइम के बगल वाला पार्ट हमेशा बाहर मल्टीप्लाई में आता है, यानी यहां से हमारी वेलोसिटी की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a ओमेगा cos ओमेगा टी। तो ये बेटा हमने वेलोसिटी की इक्वेशन पढ़ी। अब जो ये वेलोसिटी की इक्वेशन अगर आपने पढ़ लिया तो मैं आपको कुछ स्पेशल फॉर्मूले बताता हूं, देखो याद कर लो। ये जब आप जेई या नीट पढ़ते हो ना, जेई नीट, तो ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। वेलोसिटी का एक और इक्वेशन होता है, वो कुछ ऐसा होता है ओमेगा आई थिंक अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अगर आपको कभी वेलोसिटी निकालना हो ना तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू w, यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, a मतलब a का मतलब क्या है, देखो रेडियस, रेडियस, ये सर्कल का रेडियस अगर आपको याद हो तो सर्कल का रेडियस a, ये सर्कल का रेडियस होता है, रेडियस a, और y का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पर साथ ही साथ आपको कुछ और वर्ड्स भी समझने हैं, जैसे एक्सेलरेशन, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, पार्ट है इसका। अब जो एक्सेलरेशन है कैसे निकलता है, देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। देखिए डिफरेंशिएशन करते वक्त a ओमेगा सेम रहेगा, cos का जो डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चों होता है माइनस sin ओमेगा t, और जैसा मैंने आपको कहा था कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये ओमेगा बाहर आता है एज अ गिफ्ट। तो यहां से आपको एक्सेलरेशन की डेरिवेशन हमने करी, और एक्सेलरेशन है हमारा a ओमेगा स्क्वायर और एक माइनस साइन एंड sin ओमेगा t। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें ये सीखने को मिला कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है तो डिफरेंशिएशन करके आप वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। यानी हम क्या क्या चीजें सीख गए ये देखो। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो क्या है समझिएगा, कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, सपोज करो इस यहां से कोई पार्टिकल स्टार्ट किया और पार्टिकल आगे गया यहां तक, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको हम रेडियस बोलते हैं, सर्कल का रेडियस। सर्कल का रेडियस ही तो होता है मैक्सिमम, रेडियस से पार थोड़ी चला जाएगा सर्कल। अरे सर्कल में पार्टिकल कहां जाता है, मैक्स टू मैक्स, यहां से स्टार्ट करके अब रेडियस तक पहुंचता है, यहां तक ये रेडियस ही होता है, तो इसको बोलते हैं हम a, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को भी हम a बोलते हैं, लेकिन पीछे वाले डिस्टेंस को हम माइनस a बोलते हैं और आगे वाले डिस्टेंस को हम प्लस a बोलते हैं। और पार्टिकल यहां पर होता है जीरो, इसको बोलते हैं जीरो, जीरो, ये जीरो पर है, ये जीरो है। अब कुछ नाम रखे गए, देखो इसका नाम रखा गया एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है कि पार्टिकल रेडियस से बाहर नहीं जा सकता, ये एक्सट्रीम है, सबसे फार है, दूर है। वैसे ये वाला भी क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है, पार्टिकल इससे दूर तो किसी भी हाल में नहीं जा सकता। पार्टिकल यहां पर आके रुक जाएगा, बोलेगा भैया, तो पार्टिकल जाता है, होता क्या है, पार्टिकल पहले ऐसे जाता है, फिर ऐसे,
फिर थोड़ा और पीछे और फिर ऐसे, यानी वो ऑसिलेट करता रहता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, समझ गए? ओके। अब प्यारे बच्चों, तो ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, 0 -a प्लस a सब ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या बात ध्यान रखना, देखो जब पार्टिकल यहाँ पहुंचता है तो क्या क्या बात ध्यान रखना, ये इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 होती है। इसकी वेलोसिटी क्यों 0 होती है? क्योंकि आगे जाके पार्टिकल को लौटना है। अरे गधो, पहले आगे गया तो उसको लौटना है ना, तो लौटने के लिए रुक जाता है, तो यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, ए मैक्सिमम। दोबारा बोल रहा, ए का मतलब है एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब प्यारे बच्चों, यहां पर समझते हैं यहां पर क्या होगा। यहां पर भी जब पार्टिकल पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन इसका मैक्सिमम होगा, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, नहीं ये होगा प्लस। क्या होगा इस बार? प्लस। प्लस क्यों हो जाएगा बताओ? क्योंकि देखो अगर इधर के एक्सेलरेशन को आप माइनस बोल रहे हो तो इधर के एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे? प्लस बोलोगे? प्लस बोलोगे? बोलो यस, प्लस ही बोलोगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर एक्सेलरेशन इतना होता है जो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन मैक्सिमम। अब ये सब चीजें ध्यान रखना। अब यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर ना वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और जो वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ओमेगा ए। फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस ओमेगा ए। प्लस माइनस क्यों है बताओ? प्लस माइनस ये क्योंकि वेलोसिटी यहां पर आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, और यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। याद रहेगा सबको? ओके। तो ये पूरा चार्ट आप याद रखना, यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है जी, ये होता है और ये होता है जी। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है, हां जी वेलोसिटी 0 होता है। मीन पोजीशन पे क्या 0 है बताओ? मीन पोजीशन पे y 0 है, y मतलब डिस्प्लेसमेंट, एंड वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा एक चीज देखो, यहां पे लिखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, समझना, जैसे मैंने एक एडवांस फार्मूला आपको दिखाया वेलोसिटी के लिए, वैसे एक्सेलरेशन का भी एक एडवांस फार्मूला बता रहा हूं, याद रखना, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और इसी फॉर्मूले का मैंने एक्चुअली में आगे इस्तेमाल किया है। ये भी एक्सेलरेशन का एक एडवांस फार्मूला होता है। देखो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर वाई, तो मैंने वाई की जगह पर क्या पुट किया? देखो यहाँ पर ए है ना, ए यहाँ पर ए है, तो मैंने वाई की जगह पर ए पुट किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये एक्सेलरेशन का एक गजब का फॉर्मूला होता है। तुम्हारी एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, जितना बता रहा हूँ उतना ही करना, और ज्यादा फालतू चक्करों में पढ़ना नहीं है। आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब आप एक्सेलरेशन जान जाते हो, इनिशियल फेज जान जाते हो, इक्वेशन जान जाते हो, तो फटाफट ना अब हम एनर्जीज की बातें करते हैं। एनर्जीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन एग्जाम में आएगी। अब एनर्जीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या है, तो देखो यार कोई भी पार्टिकल है, सपोज करो ये हमारा मीन पोजीशन है, मीन मतलब 0 वाला, और ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, और पार्टिकल हमारा किसी भी रैंडम डिस्टेंस पे है। मान लो पार्टिकल यहाँ से है y दूरी पर, इस डिस्टेंस को हमने y बोल दिया, y दूरी पर पार्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ा है, इसका डिस्प्लेसमेंट है dy। नहीं समझे? जैसे मैंने कहा पार्टिकल y पर है और हल्का सा आगे बढ़ा, तो dy का मतलब हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हमारा पार्टिकल जो है, ऐसा समझो, ऐसा मानो कि हमारा पेंडुलम ऐसे है और हल्का सा आगे बढ़ा, हल्का सा, तो किसी y डिस्टेंस पर हमारा पार्टिकल है जो आगे बढ़ रहा है। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो भाई उसके पास एनर्जीज होगी, तभी तो आगे बढ़ रहा है वो। उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। तो फिलहाल इसकी एनर्जी निकालने के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं? हम यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या दिमाग लगा रहे हैं? देखो एनर्जी के लिए हम पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बेसिकली इंटीग्रेशन f into dy। आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि वर्क डन होता है इंटीग्रेशन f into में dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। तो यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क डन है। अब बात करते हैं कि यार, अब देखो सिंपल सी बात है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में dy। अब देखो बड़ा आसान है, अब तुम सब जानते हो कि ये जो मास रहता है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है। एक्सेलरेशन सबको पता है यार, किसको नहीं पता? अभी बताया मैंने, ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा स्क्वायर वाई तो होता है एक्सेलरेशन। तो अब आप कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लोगे और इंटीग्रेशन में y इंटू में dy को फंसा दोगे, यानी यहाँ पर छोड़ोगे y और dy को इंटीग्रेशन करने के लिए। अब जिसको नहीं पता बता दूं मैं, x का इंटू में dx, x इंटू में dx होता है x स्क्वायर बाई 2। उसी प्रकार से y इंटू में dy क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाई 2। अब एक बात ध्यान रखना, इसी वर्क डन को, इसी जो वर्क है, इसी को हम एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। तो बोलेंगे दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाएगा ये? वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। यानी बहुत सिंपल डेरिवेशन होता है, आपको कुछ नहीं करना है। बड़ा कितना आसान है यार, एक्सेलरेशन की जगह लिख दिया, अब y इंटू dy, y इंटू dy को y स्क्वायर बाई 2 लिख दिया, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं बड़ी गजब, आप चाहो ना एक काम भी कर सकते हो। अच्छा मैं एक बात पहले समझा दे रहा हूँ, आपने y की इक्वेशन याद रखना हमेशा, a sin थीटा, ये y होता है डिस्प्लेसमेंट। और एक और चीज याद करवा रहा हूँ, ये आप फ्यूचर में पढ़ोगे, जब आप कॉलेज में जाओगे या फिर जेईई नीट की तैयारी करोगे तब पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कि ओमेगा स्क्वायर पता क्या होता है? k बाई m। अब ये k क्या है? आप लोगों ने स्प्रिंग के बारे में सुना होगा, स्प्रिंग के बारे में सुना है? तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है एक प्रकार से, स्प्रिंग फैक्टर, फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। के को क्या, के का क्या नाम होता है बताओ, कोई बता सकता है मुझे? के क्या होता है यहाँ पर, बता सकता है कोई मुझे? के को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर के का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट एक प्रकार से, अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और m होता है मास, या के को हम फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो के कोई चीज होता है जो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट है। तो ओमेगा स्क्वायर के बाई एम होता है, और y की वैल्यू होती है a sin ओमेगा t, और v क्या होता है आपको मैंने बताया था अभी, a ओमेगा cos ओमेगा t। तो भाई ये सब इक्वेशन हमेशा याद रखना। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखो एनर्जी के फॉर्मूले में यहाँ पर y की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ? y की जगह पर पुट कर सकता हूँ a sin ओमेगा t। तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t।
तो ये सब याद रखने का यही फायदा होता है। देखो y का स्क्वायर कर दिया ना मैंने, a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, तो यहाँ पर y स्क्वायर की जगह पर आ गया a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। तो ये आपने पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कर लिया। अब हमें काइनेटिक और टोटल एनर्जी निकालना है, और इस चैप्टर में फिर 2 टाइम पीरियड का डेरिवेशन करना है और थोड़े से ग्राफ पढ़ने, चैप्टर खत्म। अब सुनो, देखो मैं आपको बता रहा हूं छोटी सी चीज। कई लोग ना चालाकी से ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे बताओ, k बाई m। तो आप भी लिख सकते हो k बाई m, इधर हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। अब m से m काट दोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ k a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। नहीं समझे? ए यार नहीं समझे क्या? देखो हाफ k a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन देखना, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन देखना, शर्मा जाओगे। काइनेटिक एनर्जी देखो, आपको पक्का शर्मा जाओगे, आप बोलोगे अरे सर काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होता है हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पर ना आप कुछ मत करो, आप लिख दो हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर हाफ की जगह हाफ रखो, m की जगह m रखो। v की इक्वेशन याद दिलाओ मुझे, v की इक्वेशन थी a ओमेगा cos ओमेगा t, तो v का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। नहीं समझे? v का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। आप कुछ मत करो, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब हाफ अपनी जगह रहने दो, m अपनी जगह रहने दो, a स्क्वायर अपनी जगह रहने दो, बस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या डाल दो बताओ, k बाई m, पीछे बताया मैंने, और ये cos स्क्वायर ओमेगा t। तो यहाँ से देखो m से m निपट जाएगा और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा हाफ k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। कैसे? हाफ k a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। लो इतना आसान डेरिवेशन है पूरी मार्केट में, ठीक है। अब गाइस काइनेटिक पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, बारी आ गई टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी, अब एग्जाम में ये पूछ सकता है टोटल एनर्जी होता है बेटा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सिंपल। अब देखिए टोटल एनर्जी अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का निकाल रहे हैं तो काइनेटिक आपका निकला है हाफ k स्क्वायर sin स्क्वायर, नहीं cos आया होगा, काइनेटिक में cos आया, देखो cos स्क्वायर ओमेगा t। एंड पोटेंशियल में आपको पता क्या था, हाफ k स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। अब एक गजब बात बताऊं, अब देखो जब आप इस वहां से कॉमन लोगे हाफ k a स्क्वायर, तो ये बचेगा sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t। बोलो कैसे? अरे क्योंकि कॉमन ले लिया ना आपने ये वाला पार्ट, ये हिस्सा दोनों में कॉमन है, तो बचेगा sin और cos, जो कि कितना आंसर आता है इसका 1। तो हाफ k a स्क्वायर, काट के मत दिखाना, काटा नहीं है मैंने, ये बताया है, sin स्क्वायर ओमेगा t एंड cos स्क्वायर ओमेगा t 1 हो जाता है। तो टोटल एनर्जी की डेरिवेशन भी बड़ी आसान है। तो टोटल एनर्जी देखो कैसा है, ये जो टोटल एनर्जी है बड़ा सिंपल सा है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि देखो k है इसके अंदर, k कांस्टेंट है और रेडियस भी कांस्टेंट होता है, कभी किसी का रेडियस चेंज नहीं हो सकता, कभी किसी का k चेंज नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज कांस्टेंट या कंजर्व्ड या सेम। टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है, कंजर्व रहती है, एनर्जी कंजर्वेशन, याद है? तो एनर्जी हमेशा कंजर्व है, क्यों? हाफ k स्क्वायर का मतलब है कि एनर्जी कांस्टेंट है। तो इससे हमने क्या सीखा कि काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। देखो तो इस प्रकार से हमने चैप्टर के सबसे मेजर पार्ट किए। अब हमें करना है टाइम पीरियड, और लास्ट में हम सभी चैप्टर के इसको सभी के ग्राफ पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये सब पढ़ने के बाद अपने पास आता है टॉपिक टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए टाइम पीरियड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था। बोला गया कि जो जीएफ है, जो टाइम पीरियड का जीएफ होता है, जो जनरल फॉर्मूला, देखो जीएफ का मतलब लोग गलत समझते हैं, गलत भी क्या, पहले पढ़ा था बच्चों को कि हम जीएफ के बारे में पढ़ेंगे आज, तो बच्चे कहते थे सर क्या सर गर्लफ्रेंड के बारे में पढ़ोगे आप? मैंने कहा कि भाई गर्लफ्रेंड के बारे में कोई नहीं पढ़ सकता, ऑब्वियसली। अब लॉजिकली सोचो, आप मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई इंसान किसी लड़की को समझ जाए तो वो भगवान भी नहीं है, भगवान भी एक लड़की को नहीं समझ सकते, ऐसा कहा जाता है, उल्लेखित है ये कहीं पे, उल्लेखित। मैं आपको बहुत लॉजिकल बोल रहा हूँ, लड़की के दिमाग में टमाटर चल रहा है तो आपको गोभी बताएगी, क्या बताएगी? गोभी, बहुत सीधी सी बात है। तो आपको गोभी खुद ही समझना है। अब गोभी में भी वैरायटी आ गई, पत्ता गोभी और फूल गोभी, तो आप एग्जैक्टली नहीं समझ पाओगे। अगर आपने गलती से बोल दिया फूल गोभी तो लड़की बोलेगी पत्ता गोभी, और आपने पत्ता गोभी बोल दिया तो फूल गोभी, ठीक है। 50% चांस है कि लड़की फूल गोभी ही बोले, क्योंकि वो फूल है ना, जानती है, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। चलो देखो आदमी तो बहुत सिंपल चीज है, आदमी से एक सिंपल क्रिएचर कोई है नहीं। अगर आपको इस धरती का सबसे सिंपल क्रिएचर देखना है, लुक एट मी, आई एम द वेरी सिंपल मैन। मेरे मुंह से अच्छे शब्द निकलते हैं, प्यारे प्यारे, फॉर एवरीवन। आई एम वेरी ग्रेट मैन इन द सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। सुनो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए कुछ नहीं करना, एक बोला गया कि इसका जो जनरल फॉर्मूला ये है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन। अब इसी का इस्तेमाल करके हम 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन मतलब 2 डेरिवेशन करेंगे जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना, कई लोगों को लगेगा सर ये फॉर्मूला कहां से आया? देखो मेरे पापा के घर से तो नहीं आया, ये मैं क्लियरली कह रहा हूं। तो ये फॉर्मूला कहां से आया? तो ये यहां से आता है। देखो a स्क्वायर जो है a ओमेगा स्क्वायर y होता है, और देखना ओमेगा का फॉर्मूला होता है, देखो थीटा अपॉन में t, मैंने आपको बताया था। तो आप यहां पर इसको ना 2 पाई अपॉन में t लिख सकते हो। देखो एक सर्कल के लिए, 1 साइकिल के लिए, देखो 1 साइकिल के लिए ये जो टाइम होता है, ये 1 साइकिल में कितना एंगल होता है? तो 1 साइकिल में होता है 2 पाई, तो एंगल की जगह पर हम 2 पाई लिख देंगे। और ये जो कैपिटल T है इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, एक साइकिल समझते क्या होता है? एक साइकिल का मतलब होता है कि आपका जो पार्टिकल है सर्कल में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, यानी वो 2 पाई एंगल कवर कर रहा है, 2 पाई एंगल, है ना। तो थीटा अपॉन में t यानी 2 पाई अपॉन में t लिख सकते हो। तो यहां पर देखो आप लिख सकते हो ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई t, इसका स्क्वायर या y। तो आप कुछ भी नहीं करना है, देखो आप यहां से t कैसे निकालोगे? देखो तो आप इस t को यहां भेजोगे, t का स्क्वायर अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन में a।
नहीं समझ में आया? अरे यार क्या बात कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है, स्क्वायर वाला पार्ट इधर जाएगा तो टी स्क्वायर और नीचे आएगा 2 पाई का स्क्वायर और ए इधर आएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से आप टाइम निकालोगे तो क्या आएगा, देखो टाइम कैसे आएगा। चलो एक काम करता हूँ ना, मैं करके दिखाता हूँ, शॉर्टकट जब भी लेने की कोशिश करता हूँ मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है। पक किस्मत में जल्दी। वाई स्क्वायर ए, वाई की जगह पर लिख सकते हो आप 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर और वाई की जगह वाई, तो ए ये हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये ए नीचे आएगा ए वाई बाई ए। अब रूट लगाएंगे, रूट। अब देखो ये जो टी का स्क्वायर है इस पर हम रूट लगाएंगे, तो रूट लगाने से क्या होगा, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 और पाई स्क्वायर का रूट पाई और वाई के ऊपर रूट आएगा, वाई के ऊपर क्या आएगा, नहीं समझे? देखो यहाँ पर टी का स्क्वायर है ना, समझ पाए कि टी स्क्वायर यहाँ गया और ए इसके नीचे आ गया, तो टी का स्क्वायर था, सब पे रूट लगेगा, रूट लगेगा तो बन जाएगा 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन। ये समझ में आया कि फॉर्मूला कहां से आया, a इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई, वाई की जगह पे 2 पाई बाई टाइम पीरियड, फिर टी का स्क्वायर इधर ए नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर मैंने। ये समझ में आया स्टेप ये वाला? देखो यहाँ पर ये जो 2 पाई का स्क्वायर है, तो 2 पाई का स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये टी का स्क्वायर, वाई की जगह वाई है, ए की जगह ए है। अगले स्टेप में क्या, टी स्क्वायर को ऊपर ले गया और वाई को नीचे, तो टी स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर वाई बाई ए। अब इस पूरे का रूट लगाएंगे तो ऐसा बन जाएगा ये। तो ये टाइम पीरियड का हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है। अब जब हम बेसिक फॉर्मूला सीख गए तो हमें निकालना है टाइम पीरियड। अब दो क्वेश्चन आता है, एक होता है टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग। अगर कोई लोडेड स्प्रिंग है तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, मतलब एक स्प्रिंग है जिसको लोड कर रखा है हमने, लोड करने का क्या मतलब, इस पे हमने मास लगा दिया तो वजन की वजह से वो नीचे जाएगा, फिर स्प्रिंग ऊपर लेके आएगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं, देखो ध्यान से, हम मानते हैं कि चलो ठीक है भाई एक टेबल है, जिस टेबल पर एक स्प्रिंग को किसी मास से लगा दिया गया, लोड कर दिया गया, अब इसको फोर्स लगा के हम ऐसे खींच रहे हैं और फोर्स को हम छोड़ देंगे, फोर्स लगा के छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट रखना, जो फोर्स यहाँ पर होता है माइनस के एक्स के बराबर होता है, स्प्रिंग फोर्स, ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में था, इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, लेकिन हम लोग आपको पता है डिस्प्लेसमेंट को एक्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट को वाई बोलते हैं, तो एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। और आपको पता है कि जब इस पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो हमें टाइम पीरियड ही निकालना है, तो हम लोग दिमाग लगाते हैं, हम कहते हैं ठीक है जी यहाँ पर फोर्स है के वाई के बराबर, और ऑल्सो जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से बोलते हैं ठीक है, तो इसका मतलब कि मास इंटू एक्सेलरेशन के वाई के बराबर हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बराबर है ना आपस में, ये के वाई ये एम ए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि एम बाई के है वाई बाई ए के बराबर, एम बाई के है वाई बाई ए के बराबर। सो देयरफॉर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन। तो आप बोलेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या है, एम अपॉन में के, तो ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने बहुत सिंपल चीज सीखा कि सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन, ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। कहां गया, टाइम पीरियड इज वाई बाई ए 2 पाई। तो आप क्या करते हो, आप दोनों फोर्स को बराबर रखते हो, के वाई एम ए को बराबर रखते हो, और आप क्या निकाल लेते हो, वाई बाई ए जो है एम बाई के बराबर है, और आप बोलते हो कि भाई ये फॉर्मूला होता है तो वाई बाई ए की जगह एम बाई के पुट कर देंगे, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। समझ पाए, बहुत बढ़िया। तो ये तो टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, देखो हम मानते हैं एक सिंपल पेंडुलम है जिसको हल्का सा हमने डिस्प्लेस किया है, यानी ये एंगल बहुत छोटा है, थीटा बहुत स्मॉल है, एक पेंडुलम को हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया। जब इसको हम हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं ना, तो एक खास बात ध्यान रखना, ये इसकी रस्सी है, इस रस्सी की लेंथ को एल माना गया, एल। तो ये जो पार्टिकल है इसका वेट ना नीचे लगा होता है mg, और ये वाला एंगल थीटा के बराबर होता है, और इधर का जो होता है वो mg cos थीटा होता है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये हमें आता नहीं है, भाई इसको याद कर लो, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में था, कंपोनेंट ब्रेकिंग, कि अगर ये mg और ये थीटा है तो ये कहलाएगा mg cos थीटा, और इधर जो एक लगेगा होगा mg sin थीटा। तो इधर का जो कंपोनेंट होता है वो होता है mg sin थीटा, प्लीज ध्यान रखना, ये वाला कंपोनेंट, इसको ग्रीन बना रहा हूं मैं, ग्रीन। तो होता क्या है बच्चों, ये mg sin थीटा की वजह से पीछे आ रहा होता है, रोटेट करते हुए, क्या करते हुए, रोटेट। तो हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कहते हैं चलो रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो यहाँ पर हम रीस्टोरिंग टॉर्क निकालते हैं। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क निकालना है जिसको हम टाउ बोल रहे हैं, टाउ। तो ये बेसिकली होता है r क्रॉस f। आप बोलोगे सर ये तो रोटेशनल मोशन आ गया, हाँ जी, एक पेंडुलम रोटेट ही तो कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमने पहले कंपोनेंट ब्रेक करा जो बहुत आसान है, ये mg, ये थीटा, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, आपको याद ही रखना पड़ेगा, वरना फिर मुझे पूरा लॉज ऑफ मोशन पूरा मुझे वेक्टर पढ़ाना पड़ेगा, इतना नहीं हम कर सकते, आप याद कर लेना। अब ये रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग मतलब जो इसको लेके आएगा, रीस्टोर करवाएगा, वापस लेके आएगा, रीस्टोर करना। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है। अब तो हम जब टॉर्क निकालते हैं ना, तो यहाँ पर r की जगह पर हम एल लिखते हैं, लेंथ के बराबर, क्योंकि जो सर्कल है उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, एल, और फोर्स की जगह पर हम लिखते हैं mg sin थीटा। अब मुझे ये बताओ कि हमने mg sin थीटा क्यों लिखा है, mg sin थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि वो इस तरफ इसको लेके आ रहा है, इस तरफ लेके आ रहा है, रिस्टोर कर रहा है, रिस्टोर। और एक माइनस साइन में क्यों लगा रहा हूं, कोई मुझे समझा दे तो मजा आ जाए, क्योंकि जो फोर्स है वो पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर ये हो गया टॉर्क का हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक केस लगाया जाता है कि जो एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल बहुत छोटा है, एंगल इज वेरी स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल हो तो हम सिंपल लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, ये टॉर्क है, टाइम नहीं है, टॉर्क है, टॉर्क मतलब रोटेशन है ये। तो जो टॉर्क है उसका आ जाएगा mg l थीटा, mg l थीटा, mg l थीटा। क्यों, जब एंगल स्मॉल होता है तो आप sin थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हो,
तो हम बोलेंगे ठीक है, यहाँ पर ये mg sin थीटा को हम साइन गायब कर देंगे, ये साइन गायब हो गया और ये बन गया l mg थीटा, l mg थीटा। अब यहाँ से हम एक चीज लिखते हैं हमेशा कि यहाँ पर जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ थीटा के। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि जो टॉर्क है वो पीछे लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? पीछे लेके आ रहा है। अरे यार, माइनस साइन का मतलब ही क्या होता है? पीछे लेके आना। तो हम बोलेंगे ये जो है SHM होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? SHM। ये बेटा SHM की कंडीशन होती है कि फोर्स पार्टिकल को पीछे भी लेके आए। अगर पार्टिकल को कोई पीछे नहीं ला रहा है तो SHM कैसे हो पाएगा? तो ये SHM की कंडीशन होती है, ध्यान रखना। तो इसीलिए यहाँ पर SHM होगा। अब रही बात है टाइम पीरियड निकालने की। तो देखिए टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं? तो जैसे आपने यहाँ पर फोर्स को लिखा है k इंटू में y, देखो याद दिलाता हूँ, जैसे आप लोगों ने लिखा फोर्स को k इंटू में y, माइनस ky लिखा ना आपने, फोर्स इक्वल टू माइनस ky। वैसे प्यारे बच्चों, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो यहाँ पर आप टॉर्क को क्या लिखोगे? टॉर्क को k इंटू में थीटा, क्योंकि पहले क्या था? पहले था y, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या है? एंगल, यानी कि पहले डिस्प्लेसमेंट y था, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा। तो आप लोग क्या दिमाग लगाते हो और लिखते हो ऑल्सो जो टॉर्क है वो k थीटा के बराबर होगा, ऐसा लिखते हो। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। नहीं समझ पाए? अरे यार, जैसे फोर्स क्या था? k इंटू में y, अब एंगल है तो क्या लिखोगे? एंगल। तो आप लिखोगे, देखो जी, अब हम क्या करेंगे? अब इस वाले इक्वेशन से यहां से उठा लेंगे हम mlg थीटा, तो फ्रॉम 1 into लिखेंगे, फ्रॉम 1 into। नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर देना, ये नेगेटिव साइन सिर्फ किस लिए होता है? बताने के लिए कि वो पीछे आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम इग्नोर कर देंगे नेगेटिव साइन को और 1 and 2 से क्या बोलेंगे? पहले है mgl थीटा, mgl थीटा, अब हो जाएगा ये k थीटा के बराबर। अरे यार, यहाँ से टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर है? mgl थीटा, और यहाँ से टॉर्क की वैल्यू है k थीटा के बराबर। तो यहाँ से दोनों इक्वल करके हम क्या करेंगे? दोबारा अपना क्या निकालेंगे? थीटा से थीटा गया और क्या निकल गया? तो यहाँ से निकला, क्या निकला? k की वैल्यू निकली। चलो k की वैल्यू mgl के बराबर। ठीक है, हम k की वैल्यू क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले क्या होता था? 2 पाई m by k। अब हम बोलेंगे विनो, अब यहाँ हम बोलेंगे विनो, क्या बोलेंगे? विनो। हम जानते हैं जो टाइम पीरियड है वो होगा 2 पाई अंडर रूट m by k, m by k। लेकिन यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो मोशन था इस फॉर्मूले के हिसाब से, जो मोशन था, मतलब ये दोनों डेरिवेशन अलग है, ये दोनों डेरिवेशन क्या है? अलग, ध्यान रखना। ये जो मोशन था नॉर्मल मोशन था कि पार्टिकल आगे गया और पीछे हुआ, पर ये जो मोशन है रोटेशनल की तरह है। किसी तरह है? रोटेशनल। तो रोटेशनल में टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। रोटेशनल में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पर आएगा इनर्शिया फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर क्या आएगा यहाँ पर? इनर्शिया फैक्टर, क्योंकि इनर्शिया फैक्टर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब रोटेशनल मोशन होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। और नीचे क्या है? के। नीचे क्या है? के। देखो यहाँ पर m by k है ना, तो नॉर्मल मोशन में m रहता है, लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको याद हो तो अब देखो यहाँ पर हम बोलेंगे ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ये होता है mr स्क्वायर। पता है किसी को? mr स्क्वायर यानी ml स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस l के बराबर है। तो यहाँ पर इनर्शिया फैक्टर की जगह पर ml स्क्वायर लिखना है और k की जगह पर आपने यहाँ पर वैल्यू निकाली, किसके बराबर है? mgl, mgl। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यानी यहाँ पर इनर्शिया फैक्टर की वैल्यू है mr स्क्वायर, मतलब कि ml स्क्वायर। इनर्शिया, अरे यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं है क्या तुम्हें? mr स्क्वायर एक पार्टिकल के लिए। तो देखो l से l कट जाएगा, m से m कट जाएगा और आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट l by g। अब ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है तो ध्यान रखना, तो बड़ा आसान डेरिवेशन है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला mg sin थीटा इनटू में l, समझना डायग्राम याद करके, mg sin थीटा इनटू में l। फिर एंगल छोटा है तो हमने sin थीटा को गायब कर दिया, इस साइन को गायब कर दिया, समझ रहे हो? तो ये बन गया mgl थीटा। फिर हमने कहा चलो k थीटा लिखते हैं, k थीटा, इन दोनों को बराबर करके k की वैल्यू निकाली। k की वैल्यू निकालने के बाद हमने सिंपल कहा भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई इनर्शिया फैक्टर बाय k। तो ऊपर हो गया ml स्क्वायर, नीचे k की वैल्यू ये रहा, k की वैल्यू कितनी है? mgl। तो k की जगह mgl पुट किया और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। इस प्रकार से हमने टाइम पीरियड के दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। फटाफट नोट करो। सो फाइनल डिस्कशन क्या निकला? फाइनल डिस्कशन निकला कि अगर हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट m by k। और हमारे पास पेंडुलम है, पेंडुलम, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट l by g। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज आपको बता दूं, कई बार ऐसा होगा कि आपको दो स्प्रिंग मिल जाएंगे ऐसे, ये दो स्प्रिंग कैसे लगे हुए हैं? देखो पैरेलल, कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। अगर किसी ने दो स्प्रिंग दे दिया तो यहाँ पर ये k1 कहलाएगा, ये k2, क्योंकि स्प्रिंग अलग अलग है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? k1 k2, और मान लो मास है m। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट m by k टोटल। आप इन दोनों का k टोटल निकालोगे, तो k टोटल कैसे निकालते हैं? देखो k टोटल सिंपल क्या कर दोगे? k1 प्लस k2। तो यहाँ पर क्या होगा? अगली बार में स्टेप में क्या होगा? फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m by k टोटल, यानी कि k1 प्लस k2। याद रहेगा? पक्का पक्का, ये कच्चा पक्का, कुछ भी नहीं करना यार। जब दो स्प्रिंग लगे तो टोटल k निकाल लेते हैं, जो कि होता है k1 प्लस k2। अब यार बच्चों अपने पास दूसरा केस आ सकता है कि दो स्प्रिंग है लेकिन दोनों स्प्रिंग सीरीज में, ये सीरीज में कैसे बताओ? सीरीज। तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड का सेम फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट m by k टोटल। वैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा स्पेशल टाइप के सारे क्वेश्चन, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसका है k1, इसका है k2, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 1 by k नेट निकालना होता है टोटल। k टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल निकालने के लिए 1 by k टोटल इज इक्वल टू 1 by k1 प्लस 1 by k2, बस 1 by k टोटल इज इक्वल टू 1 by k1 प्लस 1 by k2, ठीक है? अब इसको सॉल्व करके वहां पर आपको वैल्यू डालनी होती है। जैसे क्वेश्चन देता हूं कि भाई k1 की वैल्यू है 1 और k2 की वैल्यू भी बाई चांस मान लो 1 है, तो आप क्या करोगे? आप k1 की जगह पर क्या डालोगे? 1, k2 की जगह पर 1, तो 1 by k टोटल कितना हो गया? 1 by k टोटल 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया बताओ? 2। अब ये 1 by k टोटल है, 1 by k टोटल, तो आप क्या करोगे? इसमें निकालोगे k टोटल, तो ये हो जाएगा 1 by 2। उल्टा करना पड़ेगा ना, देखो ये 1 by k है, ये 1 by k है, हमें k निकालना होता है। तो ये जो आंसर आपका 2 आया है ना, अब वो क्या बन जाएगा? 1 by 2। तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? 1 by 2, यानी आपको ये सॉल्व करना होता है, k1 k2 सॉल्व करना होता है।
अब इस चैप्टर में कुछ ग्राफ रह गए हैं, जो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताता हूं फटाफट, फिर ग्राफ के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि पेंडुलम को चांद पे ले जाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारे वाइवा में भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, या जो बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो सारे मैंने YouTube पर वीडियो बनाकर पहले डाल रखा है। अगर तुम देखना चाहो तो वहां से देख लो। अदरवाइज हम कुछ दिनों में दोबारा जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एक दो मतलब कल ही कर रहे होंगे मान लो प्रैक्टिस, तो उसको हम अलग से करेंगे। फिलहाल हमने पूरे चैप्टर कवर किया, अब हम फटाफट सारे ग्राफ देख लेते हैं। सारे ग्राफ देख लेंगे, चैप्टर खत्म। जैसा मैंने कहा था कि इस चैप्टर में कुछ ग्राफ्स है, देखो ये पहला ग्राफ है, देखो क्या, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ये रहा, ऐसा होता है, जहां a का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो था एक्सट्रीम पोजीशन था, एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी का ग्राफ ये रहा, ये वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ, एक्सेलरेशन का ग्राफ, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। एक बताओ तो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो ग्राफ, ठीक है। एक बार मैं सारे ग्राफ शो कर दूं, फिर आप नोट करते रहना। ये आपके काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, देख लो। अब देखो ग्राफ तो याद ही करना पड़ता है भाई, ग्राफ में क्या है। अब देखो यहाँ पर दो ग्राफ से जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इन ग्राफ का मकसद समझना। एक ही ग्राफ, इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, और टोटल एनर्जी भी है। लेकिन ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। यानी ये जो ग्राफ है, ये ए के साथ है। ए पता है आपको क्या होता है, ए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, माइनस ए क्या होता है, पता है ना सबको। तो देखो यहाँ पर ऊपर ऐसे ये वाला जो ग्राफ है, जो पलटा हुआ है, ये पलटा हुआ ग्राफ किसका है, देखो जिसको येलो बना हुआ है, ये है काइनेटिक का। किसका, ये काइनेटिक एनर्जी का। और जो ऐसे है, ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। और ऊपर वाला ये किसका है बताओ, ऊपर का ये जो लाइन है, लाइन जो कांस्टेंट होता है, दोनों को जोड़ने पे आएगा, ये टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी, जो कि लिखा हुआ है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम यू बोलते हैं ना, यू। अरे इसको पी ही लिख लो यार, इसको पी लिख लो, पी मतलब पोटेंशियल, समझ गए। तो एग्जाम में ये ग्राफ आ सकता है, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ठीक है सब। देखो अभी देखो, एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एनर्जी वर्सेस टाइम। तो देखो ये आप मान लो कुछ भी हो सकता है, काइनेटिक पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। क्या माना है, पोटेंशियल, पोटेंशियल मान लो। फिर नीचे वाला क्या होगा बताओ, ये नीचे वाला क्या है फिर, काइनेटिक, और दोनों को जोड़ने वाली लाइन क्या होगी, टोटल। समझ पाए। तो एक ग्राफ इसमें पोटेंशियल का होता है, एक ग्राफ होता है काइनेटिक का, और दोनों को जोड़ने वाला लाइन क्या है, तो ये एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आप चाहो तो एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। लव यू ऑल, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, शादी करो, और पॉपुलेशन देश की कम करो, ठीक है। और क्या, शादी करने से पॉपुलेशन कम नहीं होगा। शादी करके फंस गया तो फंसेगा तो धंसेगा, निपटेगा, निपटेगा तो